हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एमएसओ वॉल्यूम 2 का। ये हमारा पीसी 8 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 आज हम देखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 149 कहता है और ये डीपीसी एक्ट का सेक्शन 11 है, उसके तहत ये है कि सीएजी हैज़ टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीएजी को एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है किसके लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इच स्टेट गवर्नमेंट के लिए एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके लिए सीएजी को एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब कि वो अकाउंट जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है, और जो एक्सपेंडिचर वोटेड और चार्ज दोनों तरह के होते हैं। अगेंस्ट द वोटेड ग्रांट्स और चार्ज एप्रोप्रिएशन, जो कि एक तरह से एप्रोप्रिएशन एक्ट्स में पास किए जाते हैं। ठीक है। तो जो भी वोटेड ग्रांट्स है, चार्ज एप्रोप्रिएशन है, जो कि एप्रोप्रिएशन एक्ट्स लेजिस्लेचर के द्वारा जो पास किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो वोटेड एक्सपेंडिचर हो, चार्ज एक्सपेंडिचर हो, वो सारा चीज़ जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। इसमें आगे हम आर्टिकल 149 को देखते हैं। 149 ये कहता है कि सीएजी परफॉर्म करेंगे सच ड्यूटीज़ एंड सच पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। इन रिलेशन टू, किस मामले में? तो अकाउंट्स ऑफ यूनियन हो, अकाउंट्स ऑफ स्टेट हो, या एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड हो पार्लियामेंट के द्वारा या अंडर एनी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा बनाया जाए। और ये वो तब तक करेगा जब तक कि कोई प्रोविज़न इस बिहाफ में नहीं बना दिया जाता है, तब तक वो परफॉर्म करेंगे सच ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज सच पावर्स। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो मतलब कि परफॉर्म करते थे जैसा ड्यूटीज़ या जो पावर्स थे उनके पास, इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंसेज रेस्पेक्टिवली। तो कमेंसमेंट के पहले जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास जो ड्यूटीज़, जो पावर्स थे, जो वर्क्स वो एक तरह से करते थे अकाउंट्स ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंसेज रेस्पेक्टिवली के संदर्भ में जो उनके पास था वही पावर सीएजी के पास था। सीएजी के पास वही पावर्स है, वही ड्यूटीज़ है। इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन का बात हो, स्टेट का बात हो, या कोई बॉडी है या कोई अथॉरिटी है जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो लेजिस्लेचर के द्वारा या अंडर एनी लॉ ऐसा कोई वो बना दे, तब तक वो ये चीज़ करेंगे सीएजी जब तक कि कोई अन्य प्रोविज़न इस ऑन दिस बिहाफ नहीं क्रिएट हो जाते, नहीं बना दिए जाते हैं। ये 149 था। इसमें हम सी ए जी डी पी सी एक्ट 10 को हम देखते हैं। सी ए जी डी पी सी एक्ट 10 में क्या है कि सी ए जी शैल बी रेस्पॉन्सिबल। जो सेक्शन 10 है हमारा वो कंपाइलेशन से रिलेटेड है। सी ए जी 10 हमारा किससे रिलेटेड है? कंपाइलेशन से रिलेटेड है और कीपिंग ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। तो 10A में कंपाइलेशन का जिक्र है और 10B में जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन करने से रिलेटेड है उसमें। तो 10A ये कहता है फॉर कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स यूनियन का हो, इच स्टेट, ठीक है, और वो कहाँ से होगा? तो जो इनिशियल है या सब्सिडरी अकाउंट्स है, जो कि ट्रेजरी या ऑफिसेज या जो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है इस तरह के अकाउंट्स को मेंटेन रखने के लिए, वो जो सबमिट करते हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसेज को, तो उसके इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट से अकाउंट्स को कंपाइल करना। दूसरा जो अकाउंट्स वो कर रहा है, कंपाइल कर रहे हैं, तो वो उस तरह के अकाउंट्स को उसको कीप करना, रखना, ठीक है, जो भी ऊपर क्लाउज ए में मेंशन था। इसमें प्रोविज़न ये है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी वो क्या कर सकते हैं? तो सीएजी को रिलीव कर सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलिंग। ठीक है, किस चीज़ के कंपाइलिंग से? तो सेड अकाउंट्स ऑफ यूनियन, तो यूनियन का कोई अकाउंट्स हैं उससे या तो एक बार में वो पूरे से पूरे रिलीव कर देंगे सीएजी को प्रेसिडेंट, या फिर इशू ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उनको इस चीज़ से रिलीव किया जाएगा। और दूसरा क्या है कि द अकाउंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन,
तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीएजी मतलब कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी को रिलीव कर सकते हैं बाय इशूइंग ऑर्डर। और किस किस चीज़ से, एक तो किसी अकाउंट्स जो यूनियन का अकाउंट्स हो एट वंस या ग्रेजुअली, और दूसरा अकाउंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर और सर्विस और डिपार्टमेंट्स, किसी यूनियन के सर्विस या डिपार्टमेंट से जो भी हो उनको उससे रिलीव किया जा सकता है। तो चूंकि ये प्रेसिडेंट हैं सीएजी से कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो यूनियन का मैटर होगा। लेकिन चूंकि वो स्टेट का अकाउंट भी उसके जिम्मेदारी है कंपाइलेशन का, अकाउंट्स कीपिंग का, तो उस केस में स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो उस केस में गवर्नर क्या करेंगे, वो सीएजी से कंसल्ट करेंगे, लेकिन प्रीवियस अप्रूवल उनको प्रेसिडेंट का चाहिए ही चाहिए। तो सीएजी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के प्रीवियस अप्रूवल से, ठीक है, और सीएजी से कंसल्ट करके उनको इस वर्क से रिलीव कर सकते हैं। अब स्टेट के मामले में क्या होगा कि जो अकाउंट स्टेट का होगा उसके मामले में एट वंस या ग्रेजुअली उनको रिलीव किया जा सकता है, या एनी पर्टिकुलर सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये चीज़ है। तो ये तो पोर्शन था कि कंपाइलेशन से उसको रिलीव किया जा सकता है। अब यदि इसमें नेक्स्ट है कि जो अकाउंट्स कीपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास था, तो उससे रिलीव करने की बात हो तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेशन विद सीएजी उनको रिलीव कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग ऑफ अकाउंट्स इन एनी पर्टिकुलर केस और कैरेक्टर। तो ये हमारा डीपीसी एक्ट 10 था। ये आपको पीसी सॉरी ये आपको पीसी 5 में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डीपीसी एक्ट 11 को देखते हैं। तो 11 में एक तरह से जो अकाउंट्स प्रिपरेशन और सबमिशन जो है हमारा, वो सीएजी डीपीसी एक्ट 11 में है। तो सीएजी शैल परफॉर्म द अकाउंट्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, अकाउंट्स को फॉर्म करेंगे जो कंपाइल्ड किया गया है अकाउंट्स उनके द्वारा किया गया हो, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, या कोई अदर पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है ऑन दैट बिहाफ करने के लिए। तो जो भी कंपाइल किया उससे क्या करेंगे, अकाउंट्स को फॉर्म करेंगे। और इसमें वो क्या चीज़ होगा, इसमें जो भी होगा, तो जो भी एनुअल रिसीट्स है, डिसबर्समेंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन है, स्टेट है, या यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड होगा। और इसमें आगे ये कह रहा है एंड शैल परफॉर्म अकाउंट्स प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर यूनियन टेरिटरी। और इसमें क्या है कि जो भी फॉर्म हो गया अकाउंट, उसके बाद क्या है कि सबमिट दोज अकाउंट्स। हमने इसमें बताया ना कि इसमें दो चीज़ है, एक तो प्रिपरेशन का पार्ट है, मतलब कि प्रिपरेशन के बारे में कहा गया सेक्शन 11 में, और इसके सबमिशन के बारे में कहा गया। तो प्रिपरेशन तो हो गया, अब सबमिट करने की बात है, तो सबमिट दोज अकाउंट्स जो प्रिपेयर किया गया है उस अकाउंट को सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे, गवर्नर को करेंगे, या यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको करेंगे। और ये कब करेंगे और वो किस लिए करेंगे, ताकि वो मतलब ये है कि उसको मतलब कि लेट डाउन किया जाएगा, जो हमारा असेंबली है या लेजिस्लेचर है उसमें लेट डाउन करने के लिए। और वो जो है कोई डेट्स प्रेस्क्राइब्ड होगा, ठीक है, एज द केस में बी ऑन और आफ्टर सच डेट्स एज ही मे बी विद कंकरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट डिटरमाइन। तो प्रेसिडेंट से कंकरेंस के बाद जो डेट फिक्स होगा, जो डेट प्रेस्क्राइब्ड होगा, उस डेट पर या आफ्टर सच डेट वो उनको सबमिट किया जाएगा। किनको किया जाएगा, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नर होंगे, या फिर यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इसमें आगे हैं, अब उसी तरीके से जैसे ऊपर उनको रिलीव किया गया था, तो उसी तरीके से प्रेसिडेंट जो है सीएजी से कंसल्ट करके उनको प्रिपरेशन एंड सबमिशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको रिलीव किया जा सकता है रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ एनुअल रिसीट डिसबर्समेंट फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन और ए यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये उनको रिलीव किया जा सकता है। ये चीज़ है, पॉइंट याद रखेंगे कि कब कंसल्ट करके किससे किसके के साथ होगा, किया जा सकता है। और स्टेट की बात होगी तो उस केस में गवर्नर ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस अप्रूवल प्रेसिडेंट का चाहिए होगा। सीएजी से कंसल्ट करेंगे और वो प्रिपरेशन एंड सबमिशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड द मैटर ऑफ अकाउंट्स जो है रिलेटिंग एनुअल रिसीट एंड डिसबर्समेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट, तो स्टेट का बात होगा तो उस तरीके से करना पड़ेगा। इसमें नोट 1 है, वो हम देखते हैं। नोट 1 में ये चीज़ कहा गया है कि सीएजी हैज़ बीन रिलीव्ड, सीएजी को रिलीव्ड कर दिया गया किस चीज़ से, तो फ्रॉम द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये पॉइंट याद रखेंगे कि सीएजी को रिलीव किया जा चुका है। जो फाइनेंस अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यूनियन गवर्नमेंट का,
उसको प्रिपेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे रिलीव कर दिया गया है यूटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी का भी जो प्रिपेयरिंग का काम है, अकाउंट्स प्रिपेयरिंग का, फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन उससे रिलीव किया जा चुका है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा इनसे किया जा चुका है। तो प्रिपरेशन से तो उनको रिलीव कर दिया गया, लेकिन जो सबमिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टिल उनके पास है, और वो सबमिशन का जो भी पावर्स है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इंक्लूड। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में क्या होगा, तो समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होगा, जिसमें कि टोटल अमाउंट्स ऑफ फंड्स उसमें शो होगा, उसमें ओरिजिनल सप्लीमेंट्री जो भी प्रोवाइडेड होगा लेजिस्लेचर के द्वारा वो सारा चीज़ उसमें होगा। जो भी वोटेड ग्रांट्स चार्ज एक्सपेंडिचर के तहत चार्ज अप्रोप्रिएशन के तहत जो भी पास होंगे लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत, वो सारा उसमें ओरिजिनल या सप्लीमेंट्री जो भी है वो सारा चीज़ उसमें शो होता है। उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होगा अगेंस्ट जो भी फंड्स था, जो भी पास था उसके अगेंस्ट जो भी एक्सपेंडिचर है वो होगा, सेविंग्स क्या है, एक्सेस क्या है। ठीक है, हर ग्रांट अप्रोप्रिएशन में ये सारा चीज़ अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड होता है। ये हमारा जो होता है ये समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, तो सीएजी सीएजी के सर्टिफिकेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उस स्टेटमेंट के नीचे। उसके बाद है एप्रोप्रिएशन ऑफ इच अकाउंट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है, हर ग्रांट वाइज, वो तो समरी हो गया, उसके बाद हर ग्रांट वाइज एप्रोप्रिएशन जो होगा ग्रांट वाइज आगे उसके बाद शो किया जाएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स उसमें क्या होगा, ओरिजिनल ग्रांट क्या है, अप्रोप्रिएशन कोई एडिशनल फंड्स सप्लीमेंट्री के रूप में आया है तो वो होगा, टोटल ग्रांट्स क्या है। ठीक है, उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, सेविंग क्या है, एक्सेस क्या है। ठीक है, एज अ होल, और या ड्यूरिंग द ईयर क्या सरेंडर किया गया, वो सारा चीज़ उसमें फर्दर होगा, ग्रांट वाइज होगा, हर ग्रांट का सेपरेट सेपरेट आएगा। तो सबसे पहले क्या था, समरी था, फिर सीएजी का सर्टिफिकेट था, उसके बाद ग्रांट वाइज करके वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन होगा। उसमें एक चीज़ क्या है कि जो हर ग्रांट में है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी तो उसमें नोट्स एंड कमेंट्स लिखे होते हैं, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है। और ये नोट्स एंड कमेंट्स इसलिए होते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो लेजिस्लेचर के नोटिस में आए, जिसमें कि मतलब एक तरह से पर्टिकुलर्स जो भी रेलेवेंट पर्टिकुलर्स है वो उसमें होते हैं। अब जैसे क्या चीज़ है, नोट्स एंड कमेंट से क्या होता है, तो क्या चीज़ लेजिस्लेचर के नोटिस में आता है, तो जैसे कि एक्सेस ओवर ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशंस है, जिसको कि रेगुलराइजेशन की ज़रूरत थी, है ना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन न्यू सर्विस है विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, जो मतलब कि कुछ ऐसे न्यू सर्विस पे एक्सपेंडिचर हुए हैं और उसमें लेजिस्लेचर का कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं था। अनजस्टिफाइड और एक्सेसिव प्रोविजंस था फंड्स का, जिसके कारण क्या हो गया कि सेविंग्स हो गया या फंड्स लैप्स कर गया। और जो केस ऑफ डिफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर, जैसे कि एक्सेसिव है, इरेगुलर या अनजस्टिफाइड रीअप्रोप्रिएशन किया गया या सरेंडर किया गया विद इन द ग्रांट। तो ये सारा चीज़ नोटिस में लाने के लिए, किसके नोटिस में, लेजिस्लेचर के नोटिस में ये चीज़ आए, तो उसके लिए नोट्स एंड कमेंट्स जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है वो चीज़ उसमें मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, आपका अपेंडिक्स 1 होता है, इसमें अपेंडिक्स लगे होते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो अपेंडिक्स 1 में क्या चीज़ है कि वो फॉर्म्स, जिसमें कि समरी ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एवरी ग्रांट्स फॉर ईच ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशन आर प्रिपेयर्ड, वो आपको कहाँ मिलेगा, अपेंडिक्स 1 में मिलेगा। और इसमें क्या है कि नोटिस्ड समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रोविजन इज मेड फॉर, जो समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है उसमें प्रोविजंस होते हैं, किस चीज़ के लिए प्रोविजंस, ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में किस चीज़ के लिए प्रोविजंस होते हैं। तो एक तो ये कि इंडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर मेट आउट ऑफ एडवांसेज फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर जो कंटिजेंसी फंड से एडवांस के रूप में जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं और वो रिकूप्ड भी नहीं हुए बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर बाय ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये चीज़ नहीं होता, इसके लिए प्रोविजंस होने चाहिए कि एक्सपेंडिचर तो हो गया, लेकिन वो एंड ऑफ द ईयर, बिफोर एंड ऑफ द ईयर ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, वो उसको रिकूप नहीं किया गया। दूसरा इसमें ये पॉइंट है कि रिकॉन्सिलेशन जो है वो होना चाहिए टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगेंस्ट जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, विथ दैट रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, जैसा कि फाइनेंस अकाउंट में दिखाया जाता है, सोन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिकवरीज,
ठीक है। तो जो रिकवरीज के बाद फाइनेंस अकाउंट में जो टोटल फिगर्स आता है उसको कंसिडर करने के बाद उसके साथ रिकॉन्साइल होना चाहिए फिगर। और तीसरा प्रोविजंस है कि अटेंशन और टू केसेज जो एक्सेस ओवर ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन जिसको कि रेगुलराइजेशन की ज़रूरत थी उसके अटेंशन लेने के लिए एक तरह से उसका भी प्रोविज़न उसमें होना चाहिए कि कौन ऐसे ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन जिसमें एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है जिसमें कि रेगुलराइजेशन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट इसमें 1.4 में हम देखते हैं कि जनरल रूल इज़ दैट, ठीक है, ए ग्रांट एप्रोप्रिएशन इज वोटेड ऑथराइज्ड, ठीक है, जो ग्रांट या एप्रोप्रिएशन है वो वोटेड होता है या ऑथराइज्ड होता है फॉर द ग्रॉस एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी ग्रांट एप्रोप्रिएशन होगा वो वोटेड या ऑथराइज्ड होगा फॉर ग्रॉस एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर इच सर्विस के लिए, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर सोन अगेंस्ट इच ग्रांट एप्रोप्रिएशन जो भी एक्सपेंडिचर सोन होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में विल दस एक्सक्लूड रिकवरीज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ग्रॉस एक्सपेंडिचर होता है एक्सक्लूडिंग जो कह सकते हैं जो रिकवरीज हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फाइनेंस अकाउंट में क्या होता है कि ये शो करता है नेट एक्सपेंडिचर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकवरीज। तो रिकवरीज को कंसिडर करने के बाद जो नेट एक्सपेंडिचर होगा वो फाइनेंस अकाउंट में आता है। इसमें एक यहाँ से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। एक रिकॉन्सिलेशन का जिक्र अभी हमने किया था पीछे, आप बैक जा करके देख सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के फिगर और फाइनेंस अकाउंट्स के फिगर के बीच। तो जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होगा उसमें क्या क्या चीज़ होगा, तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में टोटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का टोटल एक्सपेंडिचर होगा अकॉर्डिंग टू, दूसरा टोटल ऑफ रिकवरीज होगा और तीसरा जो टोटल मतलब कि नेट एक्सपेंडिचर होगा जैसा कि फाइनेंस अकाउंट में शो होगा। तो जो हमारा ये जो हमारा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। ग्रॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ग्रॉस एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल ऑफ रिकवरीज होगा और नेट टोटल एक्सपेंडिचर एज पर द फाइनेंस अकाउंट जैसा कि उसमें दर्ज होगा, जैसा उसमें रिकॉर्डेड होगा। देयरफॉर इंक्लूडेड बिलो द समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स अ डिटेल्ड स्टेटमेंट शोइंग रिकवरीज रिलेटिंग टू। अब डिटेल्ड स्टेटमेंट में क्या है कि रिकवरीज भी हो गए जो रिलेटिंग टू इच ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन होगा will also be included as an appendix to the appropriation accounts in the form given in appendix 2। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इससे पहले हमने देखा था अभी अपेंडिक्स 1 में देखा था कि जो फॉर्म ये रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा आगे पीछे जा कर के। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो फॉर्म्स होते हैं समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स या एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के लिए वो अपेंडिक्स 1 में होते हैं, ठीक है। जबकि अपेंडिक्स 2 में हमारा क्या चीज़ है, जो भी रिकवरीज हैं, ठीक है, ये उनका डिटेल्स जो है वो अपेंडिक्स 1 में रिकॉर्ड होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, अपेंडिक्स भी याद कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लें कि अपेंडिक्स 1 में क्या चीज़ होता है, अपेंडिक्स 2 में क्या चीज़ होता है, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद है आगे हम आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन को। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा जो रेस्पेक्टिव स्टेट के एजी एएनडी होंगे, ठीक है। एजी मतलब एएनडी जो होंगे अकाउंट्स के जो होंगे तो उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, सबका तो नहीं करेंगे, एक्सेप्शन ये है कि गोवा और यूटी पौंडीचेरी, ये आप याद रखेंगे कि गोवा और पौंडीचेरी के प्रिपरेशन से उनको मुक्त किया जा चुका था, आपने वो पढ़ा था। तो एक्सेप्ट गोवा तो यूनियन सॉरी स्टेट के केस की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो रिस्पेक्टिव स्टेट एजी ए एंड ई के जो होंगे एजी वो करेंगे। और एक्सेप्शन क्या है कि गोवा का नहीं करेंगे और यूटी पौंडीचेरी का वो प्रिपरेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें चेक ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं। तो इसमें सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट अकाउंट्स टू एजी ऑडिट को है। तो इसमें क्या है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स उसका ड्राफ्ट सबसे पहले तैयार होगा, है ना, फाइनेंस अकाउंट्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनेंस अकाउंट का ड्राफ्ट तैयार होगा आफ्टर कंपाइलेशन बाय एजी ए एंड डी, ठीक है, एंड चेक बाय आईटीए। तो ए एंड डी क्या किया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हुआ, उसके बाद इसको आईटीए के द्वारा चेक किया गया, है ना, और वो चेक होने के बाद किसको भेजा जाएगा, एजी ऑडिट को सेंड कर दिया जाएगा। और एजी ऑडिट क्या करेंगे, उस पर इंडिपेंडेंट चेक परफॉर्म करेंगे जो भी विथ रेफरेंस टू उसके पास जो भी इनिशियल रिकॉर्ड्स हैं एंड द अकाउंट्स, ठीक है, जो भी इनिशियल रिकॉर्ड्स होगा उसके आधार पर वो इंडिपेंडेंट चेक एक्सरसाइज करेंगे।
उसके बाद है कि उसके बाद अकाउंट्स विल बी फाइनली क्लियर्ड फॉर प्रिंटिंग। तो एजी ऑडिट क्या करेंगे, उसके बाद जो है जब वहाँ से चेक हो जाएगा तो वो फाइनली क्लियर हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए एजी ऑडिट के द्वारा। अब इसमें क्या है कि एजी ऑडिट इन एडिशन टू एक्सरसाइजिंग यूजुअल चेक, जो यूजुअल चेक करेंगे उसके अलावा विल आल्सो एक्सरसाइज चेक मेंशन इन एनेक्चर 1 एंड 2 ऑफ दिस मैनुअल। तो एनेक्चर 1 और 2 में वो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो एनेक्चर 1 और 2 में कुछ चेक्स मेंशन किए गए हैं, कुछ चेक्स को बताया गया है, वो भी उस चेक को परफॉर्म करते हैं एजी ऑडिट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सीएजी। ठीक है, यहाँ पे याद रखें, एक तो वो अपना जो उसका जनरल चेक है वो तो करेंगे ही, लेकिन ऑन बिहाफ सीएजी कुछ ऐसे भी चेक्स हैं जो कि एनेक्चर 1 और 2 में मेंशन है, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ सीएजी उसको एजी ऑडिट परफॉर्म करते हैं। तो एजी ए&डी एंड ऑडिट जो होंगे वो फर्निश करेंगे सर्टिफिकेट, 1.12 में सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, एंड पैरा 2.9 में विल स्पेसिफिकली मेंशन दिस फैक्ट इन द सर। और जो एजी ए है और ऑडिट है वो एक सर्टिफिकेट भी प्रिस्क्राइब करेंगे, वो पैरा 1.12 में और 2.9 में है, और उसमें इन सब फैक्ट्स का जिक्र होगा। अब इसमें एक चीज़ और आगे देख लेते हैं, वो ये है कि ए सुटेबल मॉडस ऑपरेंडी शुड बी इवॉल्व बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन एजी एंड डी ऑडिट। तो एक मॉडस ऑपरेंडी होगा जो कि म्यूचुअली कंसल्टेशन एजी एंड डी के बीच और ऑडिट के बीच वो आपस में कंसल्ट करके म्यूचुअली कंसल्टेशन से वो चीज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है, टू इंश्योर किस चीज़ के लिए कि स्क्रूटनाइजिंग ऑफ अकाउंट्स हो बाय द लेटर। ठीक है, ऑडिट जो बाद में स्क्रूटनाइज करते हैं वो स्मूथली हो सके, तो जो मॉडस ऑपरेंडी है वो आपस में बैठ के कंसल्टेशन से वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं और वो स्मूथली हो, एजी ऑडिट के द्वारा स्क्रूटनाइजिंग स्मूथली हो और उसको कंप्लीटेड विद इन टाइम फ्रेम जो भी है उसको कंप्लीट किया जाएगा। इट इज़ आल्सो एसेंशियल, और ये एसेंशियल है कि एजी ए&डी एंड अकाउंटेंट जनरल ऑडिट वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, एक तो वहाँ तक कंसल्टेशन करके मॉडस ऑपरेंडी डिसाइड कर लेंगे और टाइम फ्रेम में वो चीज़ हो सके, स्मूथली हो सके। अब ये दोनों क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे वर्क ऑफ प्रिपरेशन को, ठीक है, एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स बाय एजी ऑडिट। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट होगा कि जो प्रिपरेशन का वर्क है एनुअल अकाउंट्स का या ऑडिट रिपोर्ट का या चेकिंग बाय जो एजी ऑडिट होगा, तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेट दोनों के बीच होता रहेगा इन सच मैनर, इस तरीके से हो कि जितने भी प्रिंटेड कॉपीज हो तीनों डॉक्यूमेंट्स के, तीन डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, एक तो आपका फाइनेंस अकाउंट हो गया, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया और एक ऑडिट रिपोर्ट हो गया। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप याद रखेंगे, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है ताकि साइमल्टेनियसली सीएजी को काउंटर सिग्नेचर या सिग्नेचर के लिए फॉरवर्ड किया जा सके। और ये नेसेसरी इसलिए भी है क्योंकि ऑल द थ्री डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर में साइमल्टेनियसली। ऐसा मतलब ये नहीं कि आगे पीछे करके करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ जाना है, तीनों लेजिस्लेचर में लेट डाउन भी होना है, तो इसलिए ये सारा चीज़ साथ में हो। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है ताकि तीनों चीज़ सिग्नेचर भी साथ में हो जाए, सीएजी का लेजिस्लेचर में भी साथ साथ वो हो जाए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसमें आगे देखते हैं कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनल सबमिटिंग। यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे कि हमने एजी ए&डी को भी देखा, ऑडिट को भी देखा, लेकिन जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइनल सबमिशन का, जो ड्राफ्ट अकाउंट्स हैं एंड प्रिंटेड कॉपीज हैं, ठीक है, तो वो जो होता है ए&डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और जो ट्रांसलेशन होता है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा वो भी ए&डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फाइनल सबमिशन ड्राफ्ट का, प्रिंटेड कॉपीज का और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ए&डी की होती है, एजी ए&डी। इसमें अब यहाँ से कुछ नोट्स हैं जो कि इसमें भी देखते हैं क्या चीज़ है। नोट्स में क्या है कि 1 कॉपी ऑफ, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, फाइनेंस अकाउंट्स का जो कि डली चेक्ड बाय एजी ऑडिट होगा, ठीक है, उसको सेंड किया जाएगा सीएजी को। और चूंकि हमने ऊपर देखा ए&डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ए&डी के द्वारा ही भेजा जाएगा, ऑडिट वो उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए बीच में आते हैं, तो ए&डी के द्वारा सीएजी को उसको सेंड किया जाएगा 1 कॉपी, किसका, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, फाइनेंस अकाउंट का, जो कि डली चेक्ड बाय होगा एजी ऑडिट के द्वारा।
और ये क्यों जाएगा सीएजी के पास? तो वो प्रिपेयर करते हैं कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। सीएफआरए तैयार करते हैं, कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट सीएजी के द्वारा तैयार होता है। उसके लिए ये चीज़ जो है वो भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है? सीएजी के पास भेजा जाता है कि वो उस हिसाब से प्रिपेयर करे। और मान के चलो कि उसमें कोई चेंजेज होता है, ठीक है। मेड इन दिस कंपाइलेशन सब्सिक्वेंटली विल आल्सो बी रिपोर्टेड टू द सीएजी ऑफ इंडिया फॉर फर्दर एक्शन। अब हमने जैसे उसको भेज दिया, बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ चेंजेज हुआ, तो ये चीज़ हमें सीएजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। चूँकि हम जो भेजे उसके आधार पर वो सीएफआरए तैयार किया, मतलब कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट तैयार किया, तो यदि कोई फर्दर चेंजेज हो जाता उसमें, तो ये चीज़ हमें सीएजी के नोटिस में लाना पड़ेगा, उनको ये चीज़ सब्सिक्वेंटली बताना पड़ेगा। नोट 2 में क्या है कि 1987 88 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ अलग फैक्ट्स हैं, तो हो सकता है पूछ सके, तो आप देख लीजिए। 1987 88 से, ठीक है, 1 कॉपी, ठीक है, ऑफ इच अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स जो है, चूँकि चेक्ड बाय एजी ऑडिट होगा, ठीक है, वो ए एंड डी आंध्र प्रदेश हैदराबाद को भेजा जाएगा, ठीक है। और भेजने के लिए तो ए एंड डी है, ऊपर हमने देख ही लिया है। और फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफआरए, और चेंजेज कोई यदि इसमें होता है तो वो फिर उनको फर्दर एक्शन के लिए जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ आता है। तो इसमें अपेंडिक्स 3 का चर्चा हमने अपेंडिक्स 1 टू तो देख लिया। अपेंडिक्स 3 में जो है इसमें डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होता है अपेंडिक्स 3 में, तो वो चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द मटेरियल फॉर कमेंट्स, जो क्या मटेरियल होगा कमेंट्स करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी से एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करना, सब्सिडियरी इन्फॉर्मेशन जो कि इंक्लूड करना पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स जो भी है ना, रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, वो सारा चीज़ आपको किस में मिल जाएगा? अपेंडिक्स 3 में मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। इसमें 1.8 में देखते हैं कि कंपाइलिंग ऑफिसर जो होते हैं शुड सेंड, ठीक है, जो कंपाइलिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे? सेंड करते हैं उस अथॉरिटी को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सपेंडिचर को कंट्रोल, मतलब एक्सपेंडिचर कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस अथॉरिटी के पास है, उसको कंपाइलिंग ऑफिसर जो है वो एक कॉपी भेजते हैं। किस चीज़ का कॉपी भेजते हैं, ठीक है, या मतलब भेजेंगे, क्या चीज़ भेजेंगे? तो जो मतलब कि एडवांस कॉपी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ग्रांट एंड अप्रोच, जैसे ग्रांट अप्रोप्रिएशन है, ठीक है, तो जो भी अप्रोप्रिएशन एक्ट्स में जो भी पास हुआ है ना, तो उसको उस पे उसके अगेंस्ट जो भी एक्सपेंडिचर होगा, तो कोई ना कोई अथॉरिटी होगा, कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे कि एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा ना हो, ये सारा चीज़। तो उन कंपाइलिंग ऑफिसर जो होते हैं उन कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजते हैं क्या चीज़? तो एक एडवांस कॉपी भेजते हैं ड्राफ्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, ठीक है, ऑफ द ग्रांट्स अंडर प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड द ड्राफ्ट नोट्स एंड कमेंट्स प्रपोज टू इंस्क्राइब देयर इन। तो ड्राफ्ट कॉप जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का होगा, ठीक है, ड्राफ्ट होगा, और उसमें जो नोट्स एंड कमेंट्स जो कि प्रोपोज्ड है कि उसमें ये नोट्स और कमेंट्स होना है, तो वो सारा चीज़ उनको भेजा जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और जो एक्सप्लेनेशन वो देंगे शुड गिवन ड्यू कंसिडरेशन इन फाइनलाइजिंग द नोट्स एंड कमेंट्स। क्लियर है बात? तो इसमें क्या चीज़ समझे कि एक एडवांस कॉपी के रूप में जो भी अप्रोप्रिएशन ड्राफ्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हैं वो जाएगा उसके पास। उसमें जो नोट्स एंड कमेंट्स प्रिस्क्राइब होने हैं, जो भी नोट्स एंड कमेंट्स उसमें लिखे जाने हैं, वो सारा चीज़ कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, और वो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उसको भी मतलब कंसिडर किया जाएगा। जब फाइनलाइज होगा उसमें नोट्स एंड कमेंट्स में उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। एक ये हमारा नेक्स्ट है टाइम शेड्यूल। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो टाइम शेड्यूल्स आप याद रखेंगे कि जो हमारा फाइनेंस अकाउंट का है, ठीक है, उसका क्या टाइम शेड्यूल्स है, और उसको मतलब कि देख लेते हैं कि जो हमारा ए एंड डी है वो क्या करता है? ऑडिट को भेजेगा, फिर ऑडिट उसको स्क्रूटनाइज करके वापस ए एंड डी को भेजेगा। तो ये टाइम फ्रेम क्या है? तो फाइनेंस अकाउंट के लिए क्या है? अब इसमें डेट याद रखें इस तरीके से, इसमें आप देख लीजिएगा। फाइनेंस अकाउंट के लिए क्या है कि ये 5 अक्टूबर है, ठीक है। तो फाइनेंस अकाउंट 5 अक्टूबर को, हम कहने का मतलब कि ए से जाएगा ऑडिट के पास, है ना। तो ये फाइनेंस अकाउंट 5 अक्टूबर को भेजा जाएगा ऑडिट के पास, ठीक है।
जो भी A&D में इंटरनल चेक हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट को जाएगा, तो 5 अक्टूबर को ये जाएगा। उसके बाद ये 5 अक्टूबर से वापस आ जाएगा कब? 25 अक्टूबर को इसके पास वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25 को वापस आया, तो 25 अक्टूबर को ये फिर चला जाएगा ऑडिट के पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये आ जाएगा 16 नवंबर को आ जाएगा। जो डेट है आप इसको याद रख लेंगे। डेट हमने देख लिया। क्या क्या था इसमें? 5 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है, ठीक है, उसके बाद 16 नवंबर है ना। तो ये हमारा था डेट की, कब उसको भेजना है, कब वहाँ से वापस आएगा। उसके बाद इसमें जब प्रिंटिंग का डेट हो जाता है, हाँ, ऑडिट के पास गया, उन्होंने भेजा, तो ऑडिट का भी कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ कमेंट्स होगा, तो जो भी कमेंट्स होगा उसको A&D के द्वारा विद इन 1 वीक उसको अटेंड किया जाएगा आफ्टर रिटर्न ऑफ द चेक कॉपीज, ठीक है। और उसको अटेंड करने के बाद विद इन 1 वीक अटेंड करने के बाद वो फिर प्रेस को हैंड ओवर होगा, ठीक है, जो भी डेट्स तो है। इसके लिए क्या डेट है? तो फाइनेंस अकाउंट कब A&D भेजा था? 5 अक्टूबर को, तो 5 नवंबर को प्रिंटिंग के लिए जाएगा, और ये 25 अक्टूबर को गया था चेक के लिए, तो 25 नवंबर को ये प्रिंटिंग के लिए जाएगा। तो ये डेट आप कोरिलेट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है, इसमें आगे आते हैं 1.10 में क्या है कि A&D फर्निश करेंगे फुल इंफॉर्मेशन टू द CAG, ठीक है, किस चीज़ के लिए? आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू इनेबल द लैटर टू कीप ए वॉच ओवर द प्रोग्रेस इन द प्रिपरेशन फाइनलाइजेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द अकाउंट्स। तो A&D की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है CAG को एक तरह से फर्निश करेंगे, क्लोज मतलब कि जो फाइनेंस जो मतलब कि एनुअल अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ द ईयर क्लोज हो गए फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद फर्निश करेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि CAG जो है वो क्या सके, एक तरह से वॉच कर सके कि जो प्रिपरेशन का प्रोग्रेसिंग है वो मतलब अकाउंट्स का प्रिपरेशन का, फाइनलाइजेशन का या प्रिंटिंग का जो प्रोग्रेस है वो उनको वॉच कर सके CAG के द्वारा। तो क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन प्रेस फर्निश करना होता है, तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पॉइंट्स बना के पूछे जा सकते हैं। तो एक तो उसमें क्या होता है जो CAG को बताया जाएगा, तो प्रेस्क्राइब डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स होता है, किस डेट, क्या डेट प्रेस्क्राइब्ड है क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स का। दूसरा कि एनुअल अकाउंट्स क्लोजिंग का एक्चुअल डेट क्या था। एक तो क्या था, क्या प्रेस्क्राइब था, एक्चुअली डेट ऑफ क्लोजिंग क्या था, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रिपरेशन का डेट क्या है। उसके बाद है कि जो हमारा हैंडिंग ओवर ऑफ दीज अकाउंट्स डली चेक्ड बाय ITA टू ऑडिट, ठीक है, हम ITA से चेक कराने के बाद, इंटरनल ऑडिट होने के बाद ऑडिट को जब हम देते हैं तो उसका डेट ऑफ हैंडिंग ओवर क्या है। उसके बाद डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ चेक, ठीक है, इसका फाइनलाइजेशन जो होगा ऑडिट के द्वारा उसका डेट क्या है, और फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट अबाउट प्रिंटिंग ऑफ अकाउंट्स। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि फर्निश करना पड़ता है CAG को, ताकि CAG अकाउंट्स प्रिपरेशन के क्या फाइनलाइजेशन प्रोसेस है, प्रिंटिंग क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज़ जो है एक तरह से वॉच ओवर कर सके, तो ये फर्निश करना पड़ता है किसको? तो CAG को फर्निश करना पड़ता है A&D के द्वारा। इसमें आगे 1.11 में क्या है कि A&E जो है वो फर्निश करेंगे, ये यहाँ से भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, कितने कॉपीज में, तो 5 प्रिंटेड होते हैं एंड बॉन्ड कॉपीज होते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का और फाइनेंस अकाउंट का 5-5 प्रिंटेड और बॉन्ड कॉपीज, ठीक है, अ, जो भी स्टेट AG होंगे, ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, रेस्पेक्टिव स्टेट के AG जो होंगे वो CAG को देंगे, ठीक है, सिग्नेचर के लिए, सो एज दीज कुड बी अवेलेबल फॉर प्रेजेंटेशन टू द, और सिग्नेचर के बाद ताकि जो है ये मतलब कि लेजिस्लेचर में प्रेजेंटेशन के लिए अवेलेबल हो जाए ड्यूरिंग द बजट सेशन। अब इसमें है द नंबर ऑफ कॉपीज, तो हमने क्या देखा, 5 बॉन्ड कॉपीज था, CAG को सिग्नेचर के लिए जाएगा, ताकि सिग्नेचर के बाद वो बजट सेशन में लेजिस्लेचर में लेट डाउन के लिए वो प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके। उसके बाद द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द CAG, ठीक है, वो 19 कॉपीज होता है, जिसमें एक कॉपी इंक्लूडेड है इसमें, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को जाता है आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर द लेजिस्लेचर। तो जब वो लेजिस्लेचर में प्लेस्ड हो जाएगा, लेट डाउन हो जाएगा, उसके बाद CAG को 19 कॉपी देना होता है, जिसमें से एक कॉपी जो आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ये कॉपी, तो ये नंबर याद रखेंगे।
उसके बाद है फॉरवर्डिंग ऑफ प्रिंटेड कॉपीज ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू द CAG, सर्टिफिकेट ऑफ AG एंड AND। तो इसमें सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया, तो सर्टिफिकेट को हम इसमें स्किप कर रहे हैं। ये जो है जब फॉरवर्ड करेंगे प्रिंटेड कॉपीज ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ठीक है, CAG को जब जाएगा तो उसमें फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी फर्निश्ड बाय AG AND एंड AG ऑडिट। तो दोनों के सर्टिफिकेट्स होंगे। आप इसको जो सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है ना, ये AND का सर्टिफिकेट है, इसको आप लोग देख लेंगे बुक से, और ये फिर ऑडिट का सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ता है कब, जब प्रिंटेड कॉपीज अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का जब CAG को जाएगा, उस केस में ये चीज़ सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ता है। नाउ वी आर इन द लास्ट सेशन ऑफ द टॉपिक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। जो ये है हमारा करेक्शन ऑफ एरर है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ बता देते हैं करेक्शन, चूँकि काम तो होता है तो करेक्शन उसमें एरर्स होने की संभावना है ही। तो ये है कि प्रिपरेशन के दौरान हमें अटमोस्ट केयर रखना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी जो भी प्रूफ्स चेक हो रहे हैं उसमें कोई भी गलती ना हो, और ओनली द मिस्टेक्स जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, जो कि अनअवॉइडेबल हो, तो वो चल सकते हैं, बाकी अदर टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। इतने केयर, इतने अच्छे तरीके से, इतने केयर के साथ उसको मतलब कि तैयार किया जाना चाहिए। सिर्फ प्रिंटिंग एरर्स उसमें हो तो चलेगा, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि लेफ्ट फॉर इंक्लूजन इन द एरेटा, ठीक है। एरेटा जो भी मतलब उसमें बाद में करेक्शन स्लिप, एक तरह से उसको कह सकते हैं करेक्शन वगैरह के लिए। अब मान के चलो कि ऐसा नहीं हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं था, मैनुअल मिस्टेक्स था, जो ह्यूमन एरर था वो हो गया, ठीक है। तो एनी एरर नोटिस्ड इन द प्रिंटेड, अब कॉपी प्रिंट हो गया और उसमें नोटिस हो रहा है एरर, ठीक है, तो उसको नीटली करेक्ट किया जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट में। बात समझ गया। यदि प्रिंट हो गया उसमें एरर आ गया तो उसको नीटली करेक्ट कर देंगे मैन्युस्क्रिप्ट में, इन द कॉपी जो CAG को भेजा जाएगा। क्लियर है बात। तो मैन्युस्क्रिप्ट में करना है, एरर प्रिंटिंग के बाद पता चलता है तो CAG को जो कॉपी भेज रहे हैं उसमें मैन्युस्क्रिप्ट में उसको करेक्ट करना है। अब वेयर द नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है, इन सच केस एज रिक्वायर्ड प्रिंटिंग ऑफ एन एरेटा, द एरेटा शुड बी प्रिंटेड आफ्टर द इंटीमेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैविंग बीन साइड बाय द CAG इंडिया इज रिसीव्ड। अब मान के चलो कि नंबर ऑफ एरर्स इन सच केस, अब नंबर ऑफ एरर्स जो होगा, मान के चलो कि ऐसा है कि एरेटा प्रिंट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं जैसे कि हमको मालूम है, हमने उसको मैन्युस्क्रिप्ट में करेक्ट करके CAG को भेज दिया, तो ऐसा नहीं कि हम उसको एरेटा प्रिंट कर लेंगे। अब इसमें हम वेट करेंगे कि मतलब कि ये तभी हम प्रिंट करेंगे जब वो डॉक्यूमेंट्स जो है साइंड होकर के CAG से साइन होकर के मिल जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मान के चलो कि CAG के नोटिस में कुछ ऐसा आता है विच में भी पॉइंटेड आउट बाय द CAG, कुछ ऐसे भी एरर्स हैं, ठीक है, वो पॉइंट आउट किया जाता है CAG से। तो कुछ हमारा हमने पॉइंट आउट कर लिया था आफ्टर प्रिंटिंग, और कुछ CAG ने भी पॉइंट आउट किया, तो दोनों को कंबाइन करके एरेटा प्रिंट किया जा सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने फाइंड आउट किया और एरेटा प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि वहाँ से जब हमें कॉपी रिसीव्ड हो जाएगी आफ्टर साइन, तब जा कर के एरेटा को प्रिंट किया जाएगा। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि नो करेक्शन। अब तो हमने ये देख लिया कि एरेटा प्रिंट कर लिया, अब कह रहा है कि नो करेक्शन। अब नेक्स्ट केस में आते हैं कि अब क्या हो सकता है, शुड बी इशूड आफ्टर अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स हैव बीन फॉरवर्डेड टू गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट को भी चला गया, अब उसके बाद कोई करेक्शन स्लिप इशू नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर है कि इफ़ इट कम्स, ठीक है, इफ़ ए सीरियस एरर और मिस प्रिंट कम्स। अब मान के चलो कि नहीं हो सकता, लेकिन एरर है, सीरियस एरर है और मिस प्रिंट है, और ये नोटिस में आ रहा है हैव बीन फॉरवर्डेड टू गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि इसको इमिडिएटली CAG के नोटिस में लाना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थे कि ये मिस्टेक्स जो है नोटिस्ड नहीं हो पाए और ना ही रेक्टिफाइड हो पाए अर्लियर। क्लियर है। गवर्नमेंट को हैंड ओवर होने के बाद कोई करेक्शन स्लिप इशू नहीं होगा, लेकिन यदि उसमें कोई सीरियस एरर है, कोई मिसप्रिंट यदि नोटिस हो रहा है, तो ये चीज़ ब्राउट CAG के नोटिस में लाना पड़ेगा इमीडिएटली, और अलॉन्ग विथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिस कारण ये मिस्टेक्स नोटिस नहीं हो पाया और इसको रेक्टिफाइड नहीं किया जा सका,
ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इट इज़ डिसाइडेड, अब मान के चलो यदि डिसाइड हुआ कि करेक्शन इशू करना है, करेक्शन स्लिप इशू करना है करेक्शन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्शन स्लिप जो होगा इशू होगा इन द नेम ऑफ एजी, और जो एजी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसके नेम से ये करेक्शन स्लिप इशू होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, करेक्शन स्लिप इशू होगा एजी यदि करेक्शन इशू मतलब कि इशू करना है करेक्शन, ठीक है, करेक्शन स्लिप इशू करना है तो वो इशू होगा ए&डी जो एजी रिस्पॉन्सिबल है उनके नाम से। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कोई डेट बियर नहीं होगा, है ना, इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और एजी शुड इंश्योर करेंगे कि कोई भी करेक्शन स्लिप इशू हुआ है वो पेस्टेड हो जाए इन द कॉपीज जो कि सीएजी के द्वारा साइन हो, विच आर टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो कॉपी साइंड हो गया सीएजी के द्वारा उस पर ये चीज़ पेस्टेड हो जाना चाहिए, जो भी करेक्शन स्लिप है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजी एंड ए की होगी, जो कंसर्न एजी एंड ई है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट केस है, हमने एक केस पढ़ा जब सीएजी को भेजने के बाद हमें नोटिस हुआ तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट में उसको करके सीएजी को भेजा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो कुछ आया वो सारा चीज़ इनकॉर्पोरेट करके हमने एरेटा प्रिंट किया। दूसरा केस हुआ कि गवर्नमेंट को हैंड ओवर हुआ, उसके बाद पता चला तो वो सीएजी को नोटिस में लाना पड़ेगा कि इस तरीके के उसमें करेक्शन है, और वो सरकमस्टांसेज बताने पड़ेंगे कि आखिर इसको पहले नोटिस क्यों नहीं किया जा सका और क्यों नहीं इसमें इसे रेक्टिफाइड किया जा सका। उसके बाद करेक्शन स्लिप इशू करना है तो वो इन द नेम ऑफ द कंसर्न एजी ए&डी होगा, उसमें कोई डेट नहीं होगा, और वो चीज़ जो है मतलब कि ये दो था। और तीसरा फिर आ जाते हैं और जो भी करेक्शन स्लिप था वो पेस्ट हो जाएगा उसमें, जो भी साइंड कॉपी है। और नेक्स्ट स्टेप है कि अब क्या है कि नो करेक्शन स्लिप कैन बी इशूड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। अब तीसरा स्टेप है कि अब ये लेजिस्लेचर में बिफोर द टेबल इसको रखा जा चुका है, तो उस केस में यदि कोई एरर नोटिस होता है तो दे शुड बी रिपोर्टेड टू द सीएजी विथ एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले इन नोटिसिंग देम। तो ये तीसरा केस है कि अब लेट डाउन हो गया तो क्या है, तो सीएजी के नोटिस में ये चीज़ लाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन जो भी होगा वो उनको बताना पड़ेगा। और इसमें अपेंडिक्स 5 है, इसको हम देख लेते हैं। अपेंडिक्स 5 में क्या चीज़ है, तो प्रिंटिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट्स का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अपेंडिक्स 5 में है। एंड फाइनली एट लास्ट हम आगे देख लेते हैं क्या चीज़ इसमें, कि appropriation accounts and finance accounts are to be presented to the state legislature along with the audit report। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स हमने बताया था वो आप ध्यान में रख लेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंट होता है, दे कैन नॉट बी पब्लिक। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस वो नहीं हो जाता है, तब तक उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू गार्ड अगेंस्ट देयर डिस्क्लोजर, उसको गार्ड करना पड़ेगा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, गार्ड अगेंस्ट देयर डिस्क्लोजर टू द पब्लिक एंड द प्रेस। कब तक, टिल देयर प्रेजेंटेशन टू द लेजिस्लेचर, जब तक वो प्रेजेंट नहीं हो जाता तब तक वो पब्लिकली डिस्क्लोज ना हो, प्रेस के पास डिस्क्लोज ना हो, ये होना चाहिए। और द अकाउंट्स एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू देम शुड देयरफॉर बी क्लासिफाइड एज कॉन्फिडेंशियल टिल द टाइम। तो ये उनके कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड था, जब तक वो लेट डाउन ना हो जाए तब तक उसको कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड था। तो होप कि आपको वन गो में ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ कहीं पे थे उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप लोगों ने वीडियो देखा तो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक थैंक्स एंड जय हिंद।